हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद दिलीप सोनी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का हम अध्ययन करेंगे। वास्तव में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या है, इसका क्या अर्थ है, किसी भी देश की सकल विकास की प्रक्रिया में आर्थिक विकास के कितने मापन हैं, आर्थिक विकास की प्रमुख अवधारणाएं क्या है, इन सभी प्रकार की प्रक्रिया का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं आर्थिक समृद्धि इंडियन इकोनॉमी में आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिकल ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड आर्थिक विकास, ये दोनों शब्द प्रायः प्रयोग किए जाते हैं और कभी कभी हम डेवलपमेंट, कभी कभी इन शब्दों को हम एक दूसरे का पर्यायवाची भी मान लेते हैं, although they are related to each other, यद्यप दोनों एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से भी जुड़े होते हैं, यद्यप दोनों एक दूसरे से बहुत रूप से जुड़े होते हैं। तो आज इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत हम जिस महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करेंगे वह होगा आर्थिक समृद्धि। और इस आर्थिक समृद्धि का, इकोनॉमिकल ग्रोथ का आर्थिक विकास से क्या संबंध है और इन दोनों संबंधों में क्या अंतर है, बड़ी स्पष्टता से, बड़ी क्लियरिटी से, अत्यंत सरल शब्दों में इसका हम एनालाइजेशन करेंगे और पूरी उम्मीद है कि यह बड़ी आसानी से एक क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार वास्तव में आर्थिक समृद्धि क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रम एवं साधन के द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रम एवं साधन के द्वारा जो उपलब्धि प्राप्त करता है, वह उपलब्धि उसके समृद्धि का आधार होता है, वह उपलब्धि उसके समृद्धि का आधार होता है, बेस होता है। यह उपलब्धि इसकी समृद्धि का एक आधार होता है। परंतु इस समृद्धि की स्थिति में कभी कभी परिस्थितियां परिवर्तनशील होती हैं, कभी कभी परिस्थितियां बदलती भी रहती हैं और जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती जाती हैं, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती जाती हैं, वैसे वैसे
उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अब यह परिवर्तन किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो उस कार्य में हमें थोड़ा थोड़ा लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। कभी कभी ये लाभ बहुत अधिक हो जाता है और कभी कभी विपरीत स्थिति आ जाती है तो वह लाभ की मात्रा यहां कम भी होने लगती है। तो ये परिस्थितियां इसके विपरीत स्थिति को दिखाती हैं। तो कुल मिलाकर आर्थिक समृद्धि क्या है? तो यह आर्थिक समृद्धि एक समय सीमा में हम निश्चित कर लेते हैं। यह आर्थिक समृद्धि एक समय सीमा में हम निश्चित कर लेते हैं और उस समय सीमा के अंतर्गत ही उसका हम मापन करते हैं। उस समय सीमा के अंतर्गत उसका हम मापन करते हैं, परंतु इस बात को भी ध्यान में रखते हैं कि किसी समय विशेष में यदि उसकी गति में तीव्रता थी या कब उसके गति में धीमापन था, इन दोनों के अंतर को भी माप लेते हैं तो वह हमारी समृद्धि का सूचक बनता है। तो वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी प्रकार के श्रम और साधनों के द्वारा, अपने प्रत्येक प्रकार के कार्यों के द्वारा जो विकास की प्रक्रिया की ओर बढ़ने का प्रयास करता है, वह विकास की प्रक्रिया का आधार ही आर्थिक समृद्धि होती है। इसको हम सामान्य शब्दों में इस प्रकार से उल्लेख कर सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि से सामान्य तात्पर्य यह है कि एक निश्चित समयावधि में, जैसे हम अपना बजट की प्रक्रिया लाते हैं और यह बजट की जो प्रक्रिया हमारी है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की होती है, वार्षिक होती है। इस एक वर्ष में जो भी फ्लैक्चुएशन बीच में आए, उन सारे फ्लैक्चुएशन को, उतार चढ़ाव को उसमें समाहित कर लेते हैं। तो फिर से इसको हम बहुत आसानी शब्दों में कहें, आर्थिक समृद्धि से सामान्य तात्पर्य एक निश्चित समय अवधि की, एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित समय सीमा में अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय है। तो आप कह सकते हैं कि जो आर्थिक समृद्धि है, इसके लिए एक निश्चित, कोई भी निश्चित समय सीमा हम कर लेते हैं, एक निश्चित ड्यूरेशन, समय सीमा को निर्धारित कर लेते हैं और उस निश्चित समय सीमा में जो हमारी रियल इनकम है, इस निश्चित समय रियल इनकम कभी कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ, जो फ्लैक्चुएशन हुआ तो वह फ्लैक्चुएशन का अंतर जो है उसके वास्तविक आय, रियल इनकम को इंडिकेट करता है। तो वेरी क्लियर, जब एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत, एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत होने वाले वास्तविक आय में जो वृद्धि होती है, इस वास्तविक आय में क्या होती है? वृद्धि होती है। बहुत क्लियरिटी से आप इसको याद करें। एक निश्चित समय सीमा में जब वास्तविक आय में वृद्धि या प्लस होता है तो वह एक समृद्धि के रूप में जानी जाती है, वह एक समृद्धि के रूप में जानी जाती है। अर्थात यदि देश की अर्थव्यवस्था में, देश की इकोनॉमी में यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या हमारी जो जीडीपी है तथा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, जब देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था में हमारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद,
सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जीडीपी तथा पर कैपिटा इनकम में क्या होगी? वृद्धि होगी। इसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो पूरे देश के संदर्भ में जो हमारे प्रोडक्शन है, दूसरा हमारी जो जीडीपी, दूसरा हमारी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन और पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, जो हर एक व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल इनकम, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों चीजों में जब क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ये वृद्धि आर्थिक समृद्धि की ओर हमें ले जाता है। ये वृद्धि आर्थिक समृद्धि का कारण बन जाता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ का कारण बन जाता है। यद्यपि आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत जो हमारी आर्थिक समृद्धि एक वार्षिक बजट में मैंने कहा फ्लैक्चुएशन भी होगा, उतार चढ़ाव भी होगा। उतार चढ़ाव की स्थिति भी आ सकती है, जैसे देश में इस समय कोरोना महामारी की स्थिति पूरे देश क्या पूरे विश्व में चल रही है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया बहुत हद तक प्रभावित हो रही है। यह हमारे आर्थिक समृद्धि में ह्रास का कारण बनेगा, यह आर्थिक समृद्धि में ह्रास का कारण बनेगा। एक तरफ जहां हमारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्रभावित हो रही है, जहां हमारी सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी प्रभावित हो रहा है, और व्यक्ति का जो सोर्स ऑफ इनकम, पर कैपिटा इनकम, वो भी प्रभावित हो रहा है। तो इससे निश्चित हमारी आर्थिक समृद्धि बहुत अधिक प्रभावित हो रही है। अर्थात कार्य के आरंभ से, जहां से हम कार्य प्रारंभ करते हैं, कार्य के आरंभ से और कार्य की समाप्ति, ए से कार्य हमने आरंभ किया, बी पर कार्य हमने समाप्त किया। कार्य के आरंभ से कार्य के समाप्ति तक जो परिणाम यदि सकारात्मक हो, पॉजिटिवली आए, पक्ष में आए, धनात्मक आए, अर्थात जहां से हमने कार्य जिस स्थिति में प्रारंभ किया और जहां पर कार्य हमने समाप्त किया, इस कार्य के निश्चित समयावधि के अंतर्गत यदि यह जो परिणाम है, यदि b माइनस ए इज इक्वल टू प्लस समथिंग, तो निश्चित रूप से कार्य के अंत से कार्य के प्रारंभ को हम माइनस कर देंगे। अगर ये पॉजिटिवली अंक आता है तो निश्चित रूप से ये सकारात्मक होगा, ये पॉजिटिवली होगा, और यही पॉजिटिवली जो होगी यही हमारे समृद्धि का आधार बनेगा। ये हमारे समृद्धि का क्या बनेगा? आधार बनेगा। तो यहाँ पर हम एक चीज कह सकते हैं कि एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत जो वास्तविक आय में वृद्धि होती है वह हमारे समृद्धि का आधार होती है। परंतु जैसा कि अभी हमने कहा, समृद्धि की प्रक्रिया फ्लैक्चुएट करती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। समृद्धि की प्रक्रिया फ्लैक्चुएट होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। और यदि यह परिवर्तन लगातार, जैसे एक बार हमने एक निश्चित समय सीमा में एक सकारात्मक परिणाम हमें प्राप्त हुआ, दूसरे निश्चित समय सीमा में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ, तीसरे समय सीमा में सकारात्मक परिणाम हुआ। जब यह आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया, याद करिए मित्रों,
इससे ज़्यादा सरल आसान शब्द का प्रयोग करना संभव नहीं है। जब आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया लगातार सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगती है, यानी जब आर्थिक समृद्धि एक परमानेंट है, जब आर्थिक समृद्धि एक परमानेंट नेचर की ओर बढ़ने लगती है, अस्थायी रूप धारण कर लेती है, तो यह आर्थिक विकास कहलाती है। वेरी गुड। तो एक चीज याद कर लीजिएगा, आर्थिक समृद्धि ही आर्थिक विकास का कारण है। याद कर लीजिए, आर्थिक समृद्धि ही आर्थिक विकास का क्या है? कारण है। फिर से आप याद कर लीजिए, निश्चित समय सीमा के अंतर्गत जब इसका फ्लक्चुएशन उतार चढ़ाव कार्य के प्रारंभ से कार्य के अंत तक, जब इसकी सकारात्मक लक्षण लगातार कई बार अनेकों बार अस्थायित्वता की ओर, परमानेंटली नेचर की ओर बढ़ने लगता है, तो वह हमारे आर्थिक विकास का कारण होता है। अर्थात आर्थिक समृद्धि ही अस्थायित्वता की ओर बढ़ने पर आर्थिक विकास का आधार बनता है। अर्थात आर्थिक समृद्धि ही, इकोनॉमिकल ग्रोथ इज द बेस ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिकल ग्रोथ इज द बेस ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। आज हमने 100 रुपया कमाया, कल हमने 200 रुपया कमाया, परसों हमने 500 रुपया कमाया, नेक्स्ट डे हमने 300 रुपए का घाटा सहा, तो यहां एक फ्लक्चुएशन आया। तो इस फ्लक्चुएशन से जहां से कार्य प्रारंभ किया था और कार्य का अंत किया, वह सकारात्मक वृद्धि जब एक लगातार स्थायित्व की ओर बढ़ने लगती है, तो वही विकास का आधार होती है। वही विकास का आधार होती है। मैं आपके शब्दों में समझाऊं, जैसे हाई स्कूल में हमें 50% मिला, इंटरमीडिएट में हमें 55% मिला, और ग्रेजुएशन में हम 60% प्राप्त कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप यह विकास का लक्षण है, क्योंकि आर्थिक समृद्धि लगातार स्थायित्व की ओर बढ़ती जाती ही विकास का आधार है। वेरी क्लियर। अर्थात आर्थिक समृद्धि ही, मित्रों याद कर लीजिए, आर्थिक समृद्धि ही आर्थिक विकास का आधार है। इकोनॉमिकल ग्रोथ इज द बेस ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। अब प्रश्न आता है कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की अवधारणा क्या है? तो याद करिए, विकास की अवधारणा, पहले हम विकास को ले लें, डेवलपमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं विकास क्या है, तो आप क्या कहेंगे? विकास एक सकारात्मक प्रवृत्ति है जिसमें निरंतरता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया जाता है। ये नहीं कि हाई स्कूल में हमने 60% पाया, इंटरमीडिएट में 65% पाया और ग्रेजुएशन में हमें 45% पाया। ये निरंतरता का यहाँ अभाव दिख रहा है। तो विकास की प्रक्रिया में एक निरंतरता की आवश्यकता होती है। तो आर्थिक विकास, याद करिए, एक व्यापक एवं गतिशील अवधारणा है। आर्थिक विकास एक व्यापक एवं गतिशील अवधारणा है। इसके अंतर्गत अनेक कारक इसे प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अर्थात सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या अन्य कारक भी इसको प्रभावित करते हैं। इसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। यानी जो सामाजिक स्थिति है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है, सांस्कृतिक स्थिति है, ये गुणात्मक और परिणात्मक सभी प्रकार के विकास पर बल दिया जाता है। क्योंकि यदि हमारा आर्थिक विकास है और हमारा सामाजिक विकास या हमारा सामाजिक पिछड़ापन है, तो ये विकास की अवधारणा नहीं मानी जाएगी। लोगों के साथ सामान्य व्यवहार नहीं किया जाता है, तो ये विकास की अवधारणा नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए विकास एक व्यापक अवधारणा में काम करता है, जहां आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो और गुणात्मक निरंतरता के साथ जो क्वालिटेटिव ग्रोथ है वो भी होना चाहिए। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री
सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूबुल हक ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में की थी। आर्थिक विकास को गरीबों के विरुद्ध एक लड़ाई, आर्थिक विकास को गरीबों के विरुद्ध एक लड़ाई के रूप में परिभाषित किया था। यानी यह निरंतरता संघर्ष के साथ काम करने वाली प्रक्रिया है, निरंतरता से एक संघर्ष की स्थिति की ओर गुजरती है। तो इस प्रकार आर्थिक विकास समावेशी विकास पर बल देती है। आप कह सकते हैं कि जो हमारी आर्थिक विकास की प्रक्रिया है ये इंटीग्रल डेवलपमेंट, समावेशी विकास, ये समावेशी विकास पर बल देती है। यह समावेशी संपूर्णता के साथ जैसे जैसे आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होता है, अन्य प्रकार की स्थितियां भी हमारी बदलती जाती हैं। तो आर्थिक विकास सभी प्रकार के विकास को एक प्रकार से आप कह सकते हैं बल देती है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों ने इस पर कई महत्वपूर्ण लेख और पुस्तक भी लिखी। जैसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने गरीबी एवं अकाल नामक पुस्तक में आर्थिक विकास पर विशेष बल दिया था। हमारे प्राचीन महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री और विद्वान दादा भाई नौरोजी ने निकास के सिद्धांत के अंतर्गत विकास की अर्थव्यवस्था पर बल दिया था, या रॉबर्ट मुंडेल ने भी मैन वर्सेस इकोनॉमिक्स में भी इस पर बल दिया था। तो यह एक आर्थिक विकास की प्रक्रिया निरंतरता के साथ कार्य करने वाली प्रक्रिया है, जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण बातों पर हम बल देते हैं। इस आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तकनीक का चुनाव, निर्धनता और माप संबंधी आर्थिक विकास से संबंधित सिद्धांत पर अमर्त्य सेन ने बल दिया था, क्योंकि तकनीकी साधन के प्रयोग से कार्य की क्षमता और उसके परिणाम में भी वृद्धि होती है। श्रम की आपूर्ति का सिद्धांत आर्थर लुईस ने दिया था, जिसमें श्रमिकों के हितों के संरक्षण और विकास पर बल दिया गया था। दूसरा, विकास की इस प्रक्रिया में ग्रीन जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की अवधारणा 1995 में लाई गई थी, क्योंकि यह विकास की अवधारणा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप समस्त साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन किया जाता है। इसमें प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय में निरंतरता के साथ दीर्घकालिक वृद्धि होती है। एक तरफ प्रति व्यक्ति आय और दूसरा नेशनल इनकम। अगर प्रति व्यक्ति आय और नेशनल इनकम दोनों में लंबे समय तक वृद्धि की प्रक्रिया बनी रहे तो निश्चित है इसे आर्थिक विकास की अवधारणा को बल प्रदान होता है। आर्थिक विकास में जनता के जीवन स्तर, जैसे जैसे आर्थिक विकास की अवधारणा में वृद्धि होती है, मानव के जीवन स्तर में, क्रियाकलाप में, रहन सहन में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। जीवन स्तर एवं सामान्य कल्याण की प्रक्रिया में वृद्धि होने लगती है। उसके रहन सहन, खान पान या समस्त प्रकार के साधनों में परिवर्तन, यह सकारात्मक रूप की ओर बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार अगर हम सारे बातों के अध्ययन को निष्कर्ष के रूप में, फाइनली कंक्लूजन के रूप में देखें, तो यह कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास सकल राष्ट्रीय उत्पादन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट
जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी में कृषि का हिस्सा लगातार कम होता है। आर्थिक विकास सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का हिस्सा लगातार कम होता है और परंतु उद्योगों, इंडस्ट्रीज, सेवाओं, व्यापार, बैंकिंग व निर्माण की गतिविधियों का हिस्सा बढ़ता जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर हम बढ़ते हैं। तकनीकी क्षमता हमें मैक्सिमम इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर ले जाने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से इससे आर्थिक विकास की प्रक्रिया सुदृढ़ होती है। यह आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है। अब प्रश्न और आता है कि यह आर्थिक विकास की दर कैसे हम जानते हैं? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो रेट है, कैसे हमें पता चलता है? आर्थिक विकास दर को कैसे हम जानेंगे? तो आर्थिक विकास दर कैसे जाना जाएगा? कितना विकास हुआ? इसके लिए हम आर्थिक विकास दर को ज्ञान कर आर्थिक विकास दर कैसे इसको हम निकालेंगे? इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट, इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट, या आप कह सकते हैं ईजीआर। ईजीआर, इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट कैसे निकाला जाएगा? तो इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट के लिए सकल घरेलू उत्पादन में परिवर्तन की दर, जो सकल घरेलू उत्पादन है, प्रोडक्शन हमारा है, जीडीपी है, जो हमारी जो जीडीपी है, इस जीडीपी में जो परिवर्तन की दर है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में जो परिवर्तन की दर है, वह आर्थिक विकास दर कहलाती है। तो इस जीडीपी में जो परिवर्तन की दर है, यही परिवर्तन की जो दर है या रेट है, यही परिवर्तन की दर हमारा ईजीआर को इंडिकेट करता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट को इंडिकेट करता है। आर्थिक विकास दर कहलाती है। तो ये आर्थिक विकास दर कैसे, हमें फार्मूला के साथ इसको हम कैसे करेंगे? तो निश्चित रूप से ये बड़ा आसान फार्मूला है। अगर किसी देश की आर्थिक विकास दर को निकालना है, इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट ईजीआर को निकालना है, तो यहाँ हमने कहा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या सकल घरेलू उत्पाद में जो परिवर्तन की दर है, सकल घरेलू उत्पाद में जो परिवर्तन की दर है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो जो लास्ट ईयर का, गत वर्ष का जो सकल, जो लास्ट ईयर का तुलना में जो वर्तमान जीडीपी में जो चेंजिंग हो रहा है, उसको निकाल लेंगे और लास्ट ईयर के जीडीपी से इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आर्थिक विकास दर क्लियर हो जाएगा। तो इसको कैसे कहेंगे? गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की, गत मतलब लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, गत वर्ष की तुलना में जो लास्ट ईयर की हमने विकास दर देखी थी, गत वर्ष की तुलना में जो वर्तमान वर्ष की जीडीपी में परिवर्तन है, गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष जो करेंटली ईयर है, निश्चित है, 19 की तुलना में 2020, गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में जो परिवर्तन या जो चेंजिंग आई है, वर्तमान वर्ष में जो परिवर्तन आया है, जो बदलाव आया है। अब देखिए, एक चीज ध्यान रखना हमें है कि यह जो परिवर्तन है, कोई जरूरी नहीं है हमेशा प्लस ही आए, ये माइनस भी आ सकता है। तो चूंकि इसका रेट हमें ज्ञात करना है, याद करिए, गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में जो परिवर्तन है, गत वर्ष की तुलना में जो वर्तमान वर्ष में जो परिवर्तन है, और ये परिवर्तन किस क्षेत्र में है? जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में है।
इसको हम मिटा दें और क्लियर आएगा। साफ लिख दें, इज इक्वल टू गत वर्ष की तुलना में, जो लास्ट ईयर की कंपैरेटिवली गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की जो हमारी जीडीपी, आप देख रहे हैं जीडीपी में परिवर्तन की दर, वर्तमान वर्ष की जीडीपी में जो परिवर्तन है, जो चेंजिंग है, अब ये परिवर्तन, ये तो परिस्थिति पर निर्भर करता है, ये सकारात्मक नकारात्मक किसी रूप में आ सकता है, और इसको हम टोटल को गत वर्ष की जीडीपी निकाली थी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, गत लास्ट ईयर की जीडीपी को देखिए। आर्थिक विकास, किसी देश की आर्थिक विकास की दर अगर आपको निकालना है, ईजीआर इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट, तो लास्ट ईयर की तुलना में जो वर्तमान वर्ष की जीडीपी में होने वाला परिवर्तन, आप कह सकते हैं कि यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और यह परिवर्तन ऋणात्मक भी हो सकता है, क्योंकि इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ हमें कुछ लिखना है, ठीक है। और ये जो संख्या आएगी, इस संख्या में 100 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, इस संख्या में 100 से क्या कर देना, तो ये परिवर्तन की दर आ जाएगी। याद कर लीजिए, किसी देश के आर्थिक विकास, अभी हमने देखा कि आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक समृद्धि लगातार जब अपने सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ती है तो आर्थिक विकास का रूप धारण कर लेती है। किसी देश के आर्थिक विकास की दर कैसे निकालेंगे, गत वर्ष की तुलना में जो वर्तमान वर्ष की जीडीपी में होने वाला परिवर्तन है, उस परिवर्तन में लास्ट ईयर की जीडीपी को जब हम निकालते हैं और उसका चूंकि रेट निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वह इसका आधार निकल जाता है। अर्थात अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप चाहे तो याद कर लीजिए कि 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना थी, 11वीं पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सबसे ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, अपेक्षा से हमारे बिल्कुल अनुकूल थी। परंतु प्रश्न पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की सबसे अधिक दर थी। लेकिन अगर तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमारी आर्थिक विकास की दर यानी ईजीआर, आर्थिक विकास की दर ईजीआर सबसे कम भी मानी जाती है, आर्थिक विकास की दर हमारी सबसे कम थी। लेकिन अगर 1989 में भारत में जो आर्थिक विकास की दर थी, अगर उसको देखें तो बहुत ही अच्छी 10.5% रही, यानी 1988-89 में बहुत ही अच्छी थी ग्रोथ रेट 10 आप ये समझ सकते हैं कि 10% ही अपने आप में बहुत है, 10.5% थी। अगर इस तरह का आर्थिक विकास दर अगर आज बनी होती तो आज भारत की विकास की दर बहुत अधिक बढ़ जाती, यानी भारत के विकास की प्रक्रिया में 4 चांद लग जाता। आज कोरोना महामारी के कारण हमारे आर्थिक विकास की दर बहुत ज़्यादा निचले स्तर पर आ जा रही है, बहुत गिरावट आती है निरंतर, क्योंकि हमारे जो श्रम और शक्ति में बहुत ह्रास हो रहा है। तो इस प्रकार मित्रों, आज हमने कई महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया और एक चीज़ याद कर लीजिए, आर्थिक समृद्धि जब निरंतरता के साथ एक स्थायी रूप धारण करती है तो वो विकास की ओर बढ़ जाती है, और ये विकास की अवधारणा ही आज हमारे तकनीकी क्षमता और तमाम प्रकार के साधनों की वृद्धि का भी आधार है। किसी देश की आर्थिक विकास दर कैसे ज्ञात करेंगे? उस आर्थिक विकास की दर को जीडीपी में होने वाले परिवर्तन की दर के आधार पर ज्ञात करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास, पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास हमारी बहुत कम रही है,
अब हम दूसरा आर्थिक विकास दर को जानने के साथ साथ आर्थिक समृद्धि दर कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि आर्थिक विकास की दर के साथ साथ आर्थिक समृद्धि की दर कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आर्थिक समृद्धि, देखिए समृद्धि भी कई प्रकार के स्तरों से, आर्थिक समृद्धि को हम कहेंगे इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट, आर्थिक समृद्धि दर, सॉरी ईडीआर था ये, आर्थिक विकास दर ईडीआर था ये, ठीक है, ईडीआर। तो जो हमने इसके पहले किया था वो ईडीआर था, अब हम ज्ञात करेंगे ईजीआर, आर्थिक ग्रोथ रेट, आर्थिक समृद्धि दर। तो वास्तव में आर्थिक विकास दर ज्ञात करने के बाद हम आर्थिक समृद्धि दर को निकालेंगे। आर्थिक समृद्धि दर कैसे होगा, क्योंकि अलग अलग देश अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग क्रियाओं से गुजरता है। कभी कभी ये प्रगतिशील वृद्धि के रूप में होती है, जो हमारे आय में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि के आधार से के अनुकूल होती है, जो कभी कभी ये डाउनवर्ड्स में होता, अधोगामी वृद्धि होती है, जब आय में वृद्धि जनसंख्या की वृद्धि से कम हो जाती है। कभी कभी स्थिर वृद्धि होती है जो लगभग बराबर होती है, आय में और जनसंख्या के अनुपात में लगभग समान वृद्धि होती है। तो इसको हम कई प्रकार से ज्ञात करेंगे। दूसरा, इसके साथ साथ हम ये भी ज्ञात करेंगे कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक क्या हैं, जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनको कौन कौन से प्रमुख घटक प्रभावित करते हैं, और आर्थिक विकास का मापन कैसे किया जाएगा, इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो प्लीज़ आप इस आर्थिक विकास और समृद्धि को समझने में शायद सफल हो गए होंगे, और हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से आपको बड़े सरल शब्दों में हमने हर प्रश्नों को क्लियर किया, और आप इसको 2 बार 3 बार देख लें। और दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे हम कह रहे हैं कि तमाम सारे मैटर्स आने वाले हैं, तो इसलिए आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब स्वयं कर लें और अपने मित्रों से भी शेयर करें, जिससे हर वीडियो समय से आपको मिले। और निश्चित रूप से किसी भी चीज़ को जितनी सरलता से समझने में आसानी होती है, उससे ज़्यादा हम कोशिश करेंगे। और बस इसको यहीं समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।